योगी के धुरंधरों ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की आतंकी साजिश को नाकाम करने में कामयाबी हासिल की है। यूपी एटीएस ने मुनीर के सुसाइड बॉम्बर को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। एटीएस ने बलरामपुर से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के एक नेटवर्क से जुड़े संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम शहरोज अहमद है, जो सोशल मीडिया के जरिए सीमा पार बैठे आतंकियों के संपर्क में था। आखिर कैसे यूपी का एक युवक आईएसआई का मोहरा बन गया और कैसे योगी की धुरंधरों ने इस मोहरे को दबोचा, इस रिपोर्ट में देखिए। एटीएस ने शहरोज अहमद नामक युवक को उठाया है। कहाँ रहे रात लड़का? बम्बई था 6 महीने से। गुरुवार को आया, शुक्रवार को वो पकड़ा गया। जिहाद की बात करके देश के लोकतंत्र को ये लोग कलंकित करना चाहते हैं। आसिम मुनीर बैठा पाकिस्तान में है, लेकिन साजिश हिंदुस्तान में रच रहा है और इस बार उसकी साजिश का भंडाफोड़ योगी फोर्स ने बलरामपुर में किया है। यूपी एटीएस ने मुनीर का एक मोहरा दबोचा है। बलरामपुर से आईएसआई का एजेंट गिरफ्तार हुआ है। स्लीपर सेल तैयार करने की उसे जिम्मेदारी मिली थी। हथियार और विस्फोटक भी वो जुटा रहा था। बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की प्लानिंग थी। बलरामपुर से हुई शहरोज की गिरफ्तारी के बाद यूपी एटीएस ने कुछ ऐसे ही सनसनीखेज दावे किए हैं। खुलासा हुआ है कि शहरोज पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर भारत में आतंकी साजिश रच रहा था। शहरोज पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी और आबिद जट के नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। शहजाद और आबिद के नेटवर्क की मदद से वो भारत में स्लीपर सेल तैयार कर रहा था। शहरोज युवाओं को आर्थिक लालच देकर आतंकी साजिश का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहा था। खुफिया सूत्रों से मिली इस सारी जानकारी के बाद एटीएस ने शहरोज को ट्रैक करना शुरू किया था। मुंबई में रहने वाला शहरोज चंद रोज पहले जब अपने घर आया तो एटीएस ने उसे धर दबोचा। मैं इस वक्त बलरामपुर जनपद से करीब 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित गैसड़ी थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत जमधारा में मौजूद हूँ। यहीं से बीते 2 दिन पहले एटीएस ने शहरोज अहमद नामक युवक को उठाया है, जिसके ऊपर आरोप है कि उसके द्वारा आईएसआई से जुड़े संदिग्ध गतिविधियों में उसका सहयोग रहा है। वो किसी बड़ी गतिविधि को अंजाम देने के लिए प्रयास कर रहा था। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी शहरोज अक्टूबर 2025 में फेसबुक के जरिए पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट जसवीर चौधरी के संपर्क में आया। फेसबुक मैसेंजर, व्हाट्सएप और सिग्नल जैसे एन्क्रिप्टेड ऐप्स के जरिए वो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल हुआ। 5,000 रुपए शहरोज के खाते में भेजकर उसे राजस्थान के श्रीगंगानगर से हथियार और विस्फोटक सामग्री लाने का टास्क मिला। भारत में आतंकी साजिश को अंजाम देने और दूसरे युवाओं को जोड़कर स्लीपर सेल तैयार करने की जिम्मेदारी भी दी गई। श्रीगंगानगर जाने के लिए ही शहरोज अपने बलरामपुर स्थित घर पहुंचा था, लेकिन इसी दौरान एटीएस ने उसे धर दबोचा। घर वालों का कहना है कि उन्हें शहरोज की आतंकी गतिविधियों में शामिल होने की कोई जानकारी नहीं है। ये जो है लड़का जो है आपको इसके बारे में पता था जो ये गतिविधि शामिल है? नहीं सर, हमको कोई पता नहीं है। अच्छा, इसका व्यवहार कैसा था आप लोगों के प्रति, माता पिता के प्रति कैसा व्यवहार था? तो यही था कि दारू पी के आता था, टेबलेट खा के आता था, मारता पीटता था, झगड़ा कर लेता था समझाने के बावजूद। जी, तो ये मुंबई में, ये चूँकि मुंबई में रह रहा था, जो है कितने दिन पहले जो है मुंबई गया था? ये सर जो है अभी 6 महीना हुआ है जाके। अच्छा, आया कब था वहाँ से? 6 महीना में वापस आया, अभी 2-3 दिन हुआ है, गुरुवार को। पूछताछ में सामने आया है कि शहरोज ने 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। वो अपने परिवार के साथ मुंबई में ही रहता था। बाद में परिवार गांव लौट आया। शहरोज फिर मुंबई जाकर काम करने लगा। वो मुंबई में रहकर चिकन की दुकान चलाने और वाहन चलाने का काम कर रहा था। एटीएस के मुताबिक उसकी गतिविधियों पर कई दिनों से निगरानी रखी जा रही थी। जैसे ही वो गाँव आया उसे पकड़ लिया गया। अब बता रहे थे कि किसी बाहर का नंबर उसके पास से मिला है, इसीलिए वो पकड़ा गया है। किसका नंबर मिला क्या क्या नहीं पता। एटीएस की टीम शहरोज को अब रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ कर रही है। एजेंसी ये पता लगाने में जुटी है कि उसके संपर्क में और कौन कौन लोग हैं। साथ ही क्या इस मामले में किसी बड़े नेटवर्क की भी भूमिका है। पवन तिवारी, जी मीडिया, बलरामपुर। यूपी को लेकर क्या पाकिस्तान में कोई बड़ी प्लानिंग तो नहीं बनी? क्योंकि लगातार यूपी के अलग अलग जिलों से आतंकियों की गिरफ्तारियां हो रही और सबके प्लान बेहद खतरनाक है। बलरामपुर का आतंकी शहरोज
विस्फोटक जुटाने की कोशिश कर रहा था ताकि कहीं विस्फोट कर सके। पिछले महीने बुलंदशहर से 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए। उन्होंने लखनऊ और प्रयागराज के सैन्य अड्डों की रेकी की। मई महीने में एटीएस ने बाराबंकी और कुशीनगर से 2 आतंकी गिरफ्तार किए। ये यूपी के नेताओं और हिंदूवादी नेताओं पर हमले की फिराक में थे। और अप्रैल में तो यूपी के अलग अलग शहरों से 4 आतंकी पकड़े गए थे जो रेलवे को निशाना बनाने की कोशिश में थे, लेकिन सबकी साजिश कुछ समय रहते नाकाम कर दिया गया। 22 जून को लखनऊ के अलीगंज इलाके में एक भयानक हादसा हुआ था जिसे देख पूरा देश दहल उठा था, क्योंकि उस हादसे में एक बिल्डिंग में भीषण आग लगी जिसकी चपेट में आकर 15 लोगों की जान चली गई। जांच के लिए योगी सरकार ने एसआईटी का गठन किया। इसके अलावा सख्त कार्रवाई के आदेश भी दिए। फौरन एलडीए ने मौत बांटने वाली इमारत पर ध्वस्तीकरण का नोटिस चिपकाया और 15 दिनों की मोहलत दी। यह मियाद 25 जुलाई को पूरी होने वाली थी। उससे पहले ही लखनऊ की अग्निशाला ने सरेंडर कर दिया। बड़े बड़े पर्दों से ढकी गई ये वही इमारत है जहां 22 जून को सबसे बड़ा अग्निकांड हुआ था। ये वही इमारत है जो देखते ही देखते मौत का कुआं बन गई थी और इसने 15 लोगों की जिंदगी निगल ली थी। लेकिन अब इस अग्निशाला को धीरे धीरे जमींदोज करने का काम शुरू हो चुका है, मगर प्रशासन के जरिए नहीं बल्कि खुद बिल्डिंग मालिकों के जरिए। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, मैं आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखा दूँ कि ये देखिए, ये जो प्रशासन ने जो नोटिस दिया था 25 तारीख लास्ट डेट थी। यहाँ पे नोटिस जो है अभी भी आपको चस्पा है और अब इस पूरी बिल्डिंग को गिराने का जो ध्वस्तीकरण का जो काम है वो जो मालिक के थ्रू, जो बिल्डिंग का जो मालिक है उसके थ्रू जो है वो यहाँ पर करवाया जा रहा है। 22 जून को हुए भयावह अग्निकांड के बाद सीएम योगी ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए थे और सीएम योगी के आदेश के बाद ही एलडीए एक्शन में आया था। 10 जुलाई को अवैध इमारत के ध्वस्तीकरण का आदेश दिया गया था। 11 जुलाई को बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाने का नोटिस चस्पा हुआ। 25 जुलाई तक बिल्डिंग मालिक को इमारत खुद से गिरानी थी। मियाद पूरी होने से पहले ही 20 जुलाई से इमारत को ढहाने का काम शुरू कर दिया गया। विधिक प्राधिकरण ने हमें जितना भी अवैध निर्माण है हमारा उतना पोर्शन गिराने के लिए आदेश दिया है, तो हम लोग आज 2-3 दिन से अपना जितना अवैध निर्माण है वो अपना गिरवा रहे हैं बिल्डिंग मालिक के द्वारा। और अभी इसमें बहुत सारे सामान लोगों को रखे हैं, तो सामान भी निकल रहे हैं और धीरे धीरे सारी प्रक्रियाएं उनके आदेश के अनुरूप किया जा रहा है। अगर बिल्डिंग मालिक तय समय सीमा में इमारत को खुद से ध्वस्त नहीं करते तो इस अग्निशाला को तहस नहस करने का जिम्मा बुलडोजर संभालता है और योगी का धुरंधर जब एक्शन मोड में आता है तो फिर विध्वंसक हो जाता है। लिहाजा एलडीए के बुलडोजर की एंट्री ना हो, इससे पहले ही बिल्डिंग मालिक ने मजदूरों और ड्रिल मशीनों के जरिए इमारत को तोड़ना शुरू कर दिया। लखनऊ के अलीगंज इलाके में मौजूद मौत बांटने वाली इमारत को सबसे पहले बड़े बड़े पर्दों के जरिए ढका गया ताकि ध्वस्तीकरण के दौरान मलबा सड़कों पर न गिरे। इसके बाद 2-3 हैमर ड्रिल मशीनें लाई गईं, मजदूरों को इकट्ठा किया गया और फिर शुरू हुआ इमारत के अंदरूनी हिस्से को तोड़ने का काम। एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि इमारत में न तो कोई इमरजेंसी एग्जिट था और न ही बाहर निकलने के लिए कोई दूसरा रास्ता। वहीं जांच में यह भी सामने आया कि इमारत को बनाने से लेकर चलाने तक प्रशासनिक लापरवाही और नियमों की अनदेखी की गई, जिसके चलते हादसा इतना भयावह बना। वहीं एलडीए के नोटिस में इस बात का भी जिक्र है कि इस बिल्डिंग का स्वीकृत मानचित्र के अनाधिकृत निर्माण किया गया। वहीं इस इमारत को रिहायशी उपयोग के लिए मंजूरी मिली थी, लेकिन यहाँ पर कोचिंग सेंटर, एनिमेशन स्टूडियो, लाइब्रेरी और दूसरी व्यावसायिक गतिविधियां चलाई जा रही थी। इसी बिना पर एलडीए ने ध्वस्तीकरण का आदेश दिया, जिसके बाद अब बिल्डिंग मालिकों के जरिए अग्निशाला को धराशायी करने का काम शुरू हो गया है। लखनऊ से प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लखनऊ के लाक्षागृह पर तो हथौड़ा चलना शुरू हो चुका है, लेकिन बाबरवादी सोच रखने वालों पर कब हथौड़ा चलेगा? नफरतियों के टारगेट पर काशी के हिंदू मंदिर आ गए। मंगलवार के दिन हनुमान मूर्ति में बाबर जैसा काम, हिंदू मंदिर में दान बॉक्स को लूटा गया, मंदिर में मौजूद मूर्ति को खंडित कर दिया गया। सवाल यह कि काशी का बाबर कौन है? भारत के अंदर रहना है तो भारत के अंदर भारत की परंपरा और भारत की संस्कृति को सम्मान देना सीखो। सनातन के ऊपर कोई खतरा आएगा, कोई बच नहीं पाएगा। 5 फीट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति,
नफरतियों ने खंडित की। 1-2 टुकड़ों में नहीं बल्कि 100 टुकड़े किए। खंडित मूर्ति के अवशेष बताने के लिए काफी हैं कि बाबरवादियों के अंदर हिंदू और हिंदू देवी देवताओं के प्रति कितनी नफरत भरी है। पूरा मामला यूपी के वाराणसी के सारनाथ का है, उसी सारनाथ का जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, शांति का पाठ पढ़ाया था। सारनाथ थाना क्षेत्र के इस मंदिर में सोमवार शाम की आरती के बाद हनुमान मंदिर के पुजारी चले गए थे। आज सुबह जब स्थानीय लोगों की नींद खुली तो सब चौंक गए, क्योंकि हनुमान मंदिर में स्थापित हनुमान जी की मूर्ति खंडित कर दी गई थी। प्रतिमा को 100 हिस्सों में किसी ने तोड़ डाला था और अवशेष को मंदिर की सीढ़ियों से लेकर बाहर तक बिखेर दिया था। आस्था का सवाल है, इसलिए तस्वीरें साफ साफ दिखा भी नहीं सकते। हनुमान मंदिर में स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा क्षतिग्रस्त अवस्था में मिली और उसके 100 टुकड़े करके सीढ़ियों के बाहर फेंक दिया गया। और जब गांव वालों को ये खबर मिली तो वहां पर भारी हंगामा हुआ, जिसके चलते पुलिस अधिकारियों ने इसकी जांच के लिए अब टीम गठित कर दी है और साफ तौर पर यह कहा है कि जिन शरारती तत्वों ने ऐसी करतूत की है उनकी धरपकड़ की जाएगी। मंगलवार के दिन हनुमान जी की मूर्ति के साथ अमंगल की खबर पूरे इलाके में फैल गई। हनुमान जी की खंडित मूर्ति को देखकर गांव वाले आक्रोशित हो गए। इससे पहले ग्रामीणों का आक्रोश आउट ऑफ कंट्रोल होता। हालात को देखते हुए योगी फोर्स तुरंत एक्शन में आई और मौके पर पहुंचकर मामले को संभाला। खंडित मूर्ति की जगह हनुमान जी की नई मूर्ति को स्थापित करने का आश्वासन दिया। एक मंदिर के अंदर स्थापित मूर्ति को किसी व्यक्ति के द्वारा तोड़ दिया गया है। तो तत्काल मौके पर पुलिस पहुंचती है और वहां पर जांच पड़ताल की जाती है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है और जिस भी व्यक्ति के द्वारा यह घटना की गई है उसकी तलाश हेतु वहां पर सीसीटीवी कैमरे आदि देखे जा रहे हैं। इसके अलावा उसकी तलाश हेतु पुलिस टीमों का गठन किया गया है। वाराणसी में कांवड़ यात्रा की तैयारी चल रही है। अगले सप्ताह से कांवड़ यात्री वाराणसी में आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक मंदिर में तोड़फोड़ की गई है। सवाल उठता है कि क्या कट्टरपंथियों के टारगेट पर काशी के मंदिर, क्या जानबूझकर काशी का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? पुलिस अब सीसीटीवी खंगाल रही है ताकि मूर्ति को खंडित करने वाले को पकड़ा जा सके। कभी शहीदों की मूर्ति को खंडित कर माहौल खराब करने की साजिश की गई, तो कभी देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़कर हिंदुओं के सेंटिमेंट को भड़काने की कोशिश। क्या यूपी में कोई बड़ा षड्यंत्र तो नहीं चल रहा है? वाराणसी से जयपाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पेपर लीक के मामले में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर जब संसद मार्च कर रहे हजारों छात्र लाठियां खा रहे थे, तो उन्हें इस मार्च के लिए तैयार करने वाला एक नेता बर्गर खा रहा था। जी हां, जिस सीजेपी की अगुवाई में छात्र आंदोलन कर रहे थे, लाठियां खा रहे थे, उसी का नेता प्रदर्शन कर रहे छात्रों का साथ छोड़कर बर्गर के मजे ले रहा था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वहीं सीजेपी के संसद मार्च में दिल्ली के हिस्ट्री शीटर की मौजूदगी ने भी एजेंसियों के कान खड़े कर दिए। पेपर लीक मामले को लेकर संसद मार्च के दौरान प्रदर्शनकारी छात्र पुलिस की लाठियां खा रहे थे। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी आंसू गैस के हमले झेल रहे थे, लेकिन इन छात्रों को संसद मार्च के लिए उकसाकर इनका एक नेता उसी समय बर्गर के मजे लेता दिखाई दिया। जी हां, आपकी स्क्रीन पर बीच वाले वीडियो में बर्गर खाता जो शख्स दिख रहा है, वो सीजेपी का प्रवक्ता विजेता दहिया है, जिसने जंतर मंतर के स्टेज पर भाषण देकर लाइमलाइट बटोरी, छात्रों को संसद मार्च में आने के लिए उकसाया। और जब हजारों की संख्या में छात्र संसद मार्च का हिस्सा बनकर पुलिस की लाठियां खा रहे थे, आंसू गैस के गोले झेल रहे थे, तो दहिया प्रोटेस्ट छोड़कर बर्गर के मजे ले रहे थे। दहिया जब बर्गर लेने पहुंचे थे, तभी कुछ युवाओं ने उन्हें वहां पकड़ लिया था और जब उनसे सवाल किया कि वहां छात्र लाठियां खा रहे हैं और आप यहां बर्गर खाने आए हो, इस पर दहिया बस मुस्कुराते नजर आए थे। दहिया के वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुए तो लोग भड़क गए। लोगों का गुस्सा इस बात पर था कि बर्गर खाया तो खाया, वीडियो बनाकर दिखाया भी और प्रदर्शन से अपना पल्ला भी झाड़ लिया। दहिया के इस एटीट्यूड को लेकर सवाल उठने शुरू हुए तो सीजेपी ने उनके खिलाफ एक्शन लेते हुए न सिर्फ संगठन के प्रवक्ता पद से उन्हें हटा दिया, बल्कि संगठन से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया। हालांकि इस कार्रवाई के बावजूद दहिया के रवैये ने पेपर लीक के खिलाफ किए जा रहे आंदोलन को लेकर सीजेपी की गंभीरता सवालों के घेरे में ला खड़ी की है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हो रही। एक और तस्वीर है जो इन सवालों को और बड़ा बना रही है। ये तस्वीर देखिए। सीजेपी के संसद मार्च वाले इस वीडियो में दिख रहे शख्स का नाम हाजी अफजल है। सीलमपुर निवासी हाजी अफजल के अपने समर्थकों के साथ सीजेपी के मार्च में शामिल होने को लेकर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं, वो भी समझिए।
हाजी अफजल हिस्ट्री शीटर और पूर्व मकोका आरोपी हैं। हाजी पर 26 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इन मुकदमों में हत्या और हत्या की कोशिश जैसे केस शामिल हैं। हाजी की पत्नी आम आदमी पार्टी की पार्षद है। ऐसे में अब सीजेपी के संसद मार्च में हाजी की मौजूदगी जांच के घेरे में आ गई है। हमने इस बाबत सीधे हाजी अफजल से भी बात की। मुकदमे तो सारे नेताओं पे ही है, 90% नेताओं पे मुकदमे, मेरे पे अकेले पे थोड़ी है। और जब बच्चों के लिए, वो बच्चे किसके हैं? बच्चे भी तो हमारे ही हैं ना। मैं सीधा गया, सीधा अपने घर आ गया। बच्चों के साथ में खड़ा होना जुल्म है। संसद मार्च में मौजूदगी को लेकर हाजी के अपने तर्क हैं, लेकिन संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा की जांच कर रही पुलिस अब उनके वहां होने की भी जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल साक्ष्य खंगाले जा रहे हैं। जाहिर है क्रिमिनल हिस्ट्री वाले शख्स की मार्च में मौजूदगी शक पैदा करती है और साथ ही आंदोलन के पाक साफ होने को लेकर सवाल भी उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात एक ऐसे शख्स की जिसने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। जब वो मैदान पर उतरा तो भारत की झोली में 2-2 गोल्ड मेडल डाल दिए, लेकिन सियासत की ऐसी हवा चली कि उसे भुला दिया गया। घर बेचने तक की नौबत आ गई। लेकिन योगी आदित्यनाथ के एक फैसले ने सब कुछ बदल दिया। कितना हृदय विदारक क्षण था जब उनकी हवेली बिकने की नौबत आई थी। हमने कहा केडी सिंह बाबू की हवेली बिकेगी नहीं, सरकार उसका पैसा चुकाएगी और केडी सिंह बाबू की स्मृति को हम पुनर्जीवित करेंगे। यह आलीशान शानदार हवेली हॉकी के जादूगर केडी सिंह बाबू की है। हॉकी के लीजेंड केडी सिंह बाबू की यह हवेली करीब 35,241 वर्ग फीट में मौजूद है। केडी सिंह की यह हवेली यूपी के बाराबंकी में मौजूद है। पारिवारिक विवाद के कारण यह हवेली नीलाम होने वाली थी, लेकिन योगी सरकार ने इसे नीलाम होने से बचा लिया। योगी सरकार ने इस हवेली को 15 करोड़ रुपए में खरीद लिया। अब इसे संग्रहालय बनाया जा रहा है। इसमें हॉकी के जादूगर केडी सिंह की स्मृतियां रखी जाएंगी। केडी सिंह बाबू की स्टिक, मेडल, दुर्लभ तस्वीरें और उनकी खेल यात्रा की स्मृतियों का प्रदर्शन किया जाएगा। वो बोर्ड देख सकते हैं जिसमें साफ जिक्र है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी पद्मश्री बाबू केडी सिंह के पैतृक आवास को स्मृति संग्रहालय बनाने का कार्य हो रहा है। ये उनकी हवेली है जहां पर इस समय संग्रहालय बनाने का काम काफी तेज है और जल्द ही ये यहाँ संग्रहालय बनकर तैयार हो जाएगा। एक समय था जब इस हवेली पर हॉकी के बड़े खिलाड़ियों का जमावड़ा लगता था। विरोधी टीम को हराने की रणनीति यहीं पर तय होती थी। लेकिन केडी सिंह के निधन के बाद उनके वारिस आपस में ही उलझ गए और विवाद इतना बढ़ा कि हवेली बेचने की नौबत आ गई। करीब 10 साल तक विवाद चलने के बाद साल 2024 में बाराबंकी एसीजीएम कोर्ट ने नीलामी का आदेश दिया और हवेली सील कर दी गई। जब समाजवादी पार्टी के समय में हॉकी के इस महान खिलाड़ी ने, जिसने पूरा जीवन भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी के लिए समर्पित किया था, और कितना हृदय विदारक क्षण था जब उनकी हवेली बिकने की नौबत आई थी। और अब योगी आदित्यनाथ ने केडी सिंह बाबू की पुश्तैनी संपत्ति विवाद को लेकर अखिलेश यादव पर तंज कसा है। केडी सिंह बाबू का पूरा नाम कुंवर दिग्विजय सिंह था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान केडी सिंह भारतीय हॉकी टीम के महत्वपूर्ण खिलाड़ी रहे। 1948 में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम के उप कप्तान थे। वही हेलसिंकी ओलंपिक 1952 में टीम के कप्तान थे। लखनऊ और बाराबंकी में केडी सिंह बाबू के नाम पर पहले से ही स्टेडियम है, लेकिन अब देश के युवा संग्रहालय के जरिए केडी सिंह बाबू के बारे में जानेंगे। नहीं, उनका ये कदम सराहनीय था, क्योंकि ये बाबू साहब के बारे में भी आने वाली पीढ़ी जानती रहे और उनकी यादें भी ताज़ा रहें लोगों को। इसलिए ये काम जो उन्होंने किया है गवर्नमेंट ने, यहाँ पर इसका स्टेडियम बनाने का म्यूजियम बहुत बड़ा काम किया। ये इससे बड़ा और उपलब्धि हो भी नहीं सकती थी और उनकी याद को किसी तरह से इनको ताज़ा रखने के लिए इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता था। योगी आदित्यनाथ का फॉर्मूला साफ है, विकास के साथ विरासत को भी संजोना, भारत की महान हस्तियों को उनकी पहचान को लौटाना, स्थापित करना।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आदित्यनाथ यूपी परिक्रमा कर रहे हैं और आज वो बहराइच और श्रावस्ती में थे। उन्होंने गाजी गैंग पर तगड़ा प्रहार किया और छांगुर की करतूतों को याद दिलाकर धर्मांतरण गैंग को भी जमकर सुनाया। किसी विदेशी आक्रांता के नाम पर कोई आयोजन नहीं होगा और जो आयोजन करेगा उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। इन्हें महाराज सुहेलदेव की परंपरा अच्छी नहीं लगती। इन्हें तो गाजी मियां का मेला लगवाना था और ये वही कार्य करते थे और इसीलिए इनकी दुर्गति भी हो गई। याद करिए, यूपी के अंदर 16 करोड़ लोग फ्री में राशन आज प्राप्त कर रहे हैं। पहले ये राशन बबुआ के गुर्गे खा जाते थे। 65 लाख गरीबों को हमने एक एक आवास दिया है। पहले ये मकान का पैसा भी ये सब चट कर जाते थे। ये छांगुर को हम लोगों ने यही बलरामपुर में पकड़ा था। कैसा बेवकूफ बनाता था, छद्मवेश में काल नेमी के रूप में रहता था। पकड़ करके जेल के अंदर ठूंसा है उसको। सिर्फ ये खानदान सारे पैसे को हड़प जाता था। कहीं चाचा ने, कहीं भतीजे ने, कहीं किसी और नातेदार रिश्तेदार ने, क्योंकि महाभारत के सारे रिश्ते वहां थे। सारे रिश्ते महाभारत के थे। खूब लूट खसोड़ चलती थी, खूब अराजकता फैलती थी और अगर किसी ने आवाज उठा दी तो फिर उसके घर को ये लोग कब्जा कर देते थे। आगे बढ़ते हैं खबरों में। एक अकेला ईरान मिडिल ईस्ट की जंग में अमेरिका की नाक में दम कर देगा, खाड़ी के कोने कोने में बारूदी कोहरा मचा देगा, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। लेकिन मौजूदा हालात में सुपर पावर देश के हौसले भी पस्त हो चुके हैं। ट्रंप के भी हाथ पांव फूलने लगे हैं। और हो भी क्यों। अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक 28 फरवरी को अमेरिका ईरान के बीच जंग की शुरुआत से अब तक 17 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो चुकी है, जबकि 430 से ज्यादा अमेरिकी सेना के जवान गंभीर रूप से घायल हुए। और इतना ही नहीं, जिस वक्त जंग शुरू हुई उस दौरान मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 20 सैन्य अड्डे थे जहां से ईरान पर हमले किए जा रहे थे। लेकिन अब अमेरिका के पास सिर्फ 5 मिलिट्री बेस ही बचे हैं, क्योंकि बाकी सब ईरान ने बर्बाद कर दिया। अमेरिका नाटो देशों से मदद मांग रहा है, लेकिन कोई साथ नहीं आ रहा है। जिस ईरान को अमेरिका ने मामूली समझा था, आज की तारीख में वही ईरान अब दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के लिए खतरे की घंटी बन चुका है। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप के गले की हड्डी बन चुका है। कल तक जो अमेरिका अकेले पूरी दुनिया पर भारी पड़ रहा था, आज उसी सुपर पावर कंट्री के हौसले पस्त हो चुके हैं। और यह हमारा दावा नहीं, बल्कि अमेरिकी विदेश मंत्री का ताजा बयान खुद ब खुद ये कहानी बयां कर रहा है। आपने कैसे अमेरिकी विदेश मंत्री दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, अपने सहयोगी देशों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। जानते हैं क्यों? अमेरिका ईरान वॉर के सेकेंड राउंड में, जिसका आगाज 10 दिन पहले हुआ, उसमें खलीफा के ब्रिगेड ने इतने ताबड़तोड़ और विध्वंसक हमले किए हैं जिसे देख अमेरिका तक के होश उड़ चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इन 10 दिनों के भीतर ईरान ने अमेरिका के कई सैन्य बेस तबाह कर दिए हैं। ईरानी हमलों में 4 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो चुकी है, जबकि 100 से ज्यादा अमेरिकी जवान घायल हुए हैं। जॉर्डन, बहरीन, कुवैत, सीरिया, खाड़ी के इन देशों में जहां जहां भी यूएस आर्मी के मिलिट्री बेस हैं, वहां ईरानी मिसाइलों और ड्रोन हमलों से धधक रहे हैं। आईआरजीसी का दावा है कि उसके हमलों में कमांडर सेंटर, फाइटर जेट शेल्टर्स, एयरक्राफ्ट पार्किंग और ड्रोन बेस राख हो चुके हैं। दावा यह भी है कि कुछ अमेरिकी लड़ाकू विमान भी तबाह कर दिए गए हैं। लेकिन ईरान यही थमने वाला नहीं है। आईआरजीसी ने बकायदा बयान जारी करते हुए अमेरिका को चेतावनी दी है कि अब अमेरिकी बेस के साथ साथ अधिकारियों और लीडर्स को भी निशाना बनाया जाएगा। मतलब ये कि ट्रंप ने ईरान को हल्के में लेने की जो गलती की, अब उसका खामियाजा अमेरिकी सेना भुगत रही है। और यकीन मानिए, अगर ईरान इसी तरह से अमेरिकी सैन्य अड्डों को दहलाता रहा, हर दिन पहले से ज्यादा विध्वंसक प्रहार करता रहा,
तो फिर दशकों से मिडिल ईस्ट में अमेरिका का जो दबदबा था वो खत्म हो सकता है। खाड़ी से अमेरिका का पांव उखड़ सकता है और ईरान का प्रण पूरा हो सकता है। लिहाजा ऐसा ना हो, इसके लिए अब अमेरिका अपने सहयोगियों से जंग में शामिल होने की गुहार लगा रहा है, ताकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की बची खुची इज्जत तार तार ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।